आज हम लोग इशू ऑफ शेयर का सम करने से पहले थोड़ा उसका कॉन्सेप्ट जान लेते हैं। इशू ऑफ शेयर होता क्या है और ये क्यों इशू किया जाता है, ये सब जान लेते हैं। ठीक, तो सबसे पहली बात इशू ऑफ शेयर। ठीक, यानी हम लोग को इसमें मेनली जो हम लोग को सम करना है वो क्या है कि कोई कंपनी अगर है तो वो कंपनी अपने शेयर को किस तरह बाजार में इशू करते हैं, किस तरह निर्गमित करते हैं, उसको सबसे पहले हमें क्या जानना होगा। उसके लिए हमें सबसे पहले जानना होगा शेयर कैपिटल क्या होता है। तो शेयर कैपिटल मेनली जो होता है कि ये क्या कंपनी पूंजी को प्राप्त करने के लिए अपने जो हिस्से होते हैं, डिविडेंड मतलब उसका जो शेयर होता है, अंश होता है, उसको क्या करता है वो बाजार में निर्गमित करता है, यानी बाजार में इशू करता है। इशू करने से जो उसको अमाउंट आता है या जो मूल्य मिलता है वो होता है क्या, शेयर कैपिटल कहलाता है। शेयर कैपिटल प्राप्त करने के लिए कंपनी दो तरीके से शेयर को इशू करता है, एक इक्विटी शेयर के रूप में, दूसरा प्रेफरेंस शेयर के रूप में। इक्विटी शेयर क्या होता है और प्रेफरेंस शेयर क्या होता है? देखिए, इक्विटी शेयर वह शेयर होता है जिसपे क्या होता है, लाभांश यानी डिविडेंड जो होता है प्रेफरेंस शेयर के बाद मिलता है। यानी कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पहले क्या होता है, डिविडेंड मिल जाता है, यानी लाभांश जो भी कंपनी का मान लीजिए जो भी प्रॉफिट होता है, कुछ भी प्रॉफिट हुआ हो तो उस प्रॉफिट का पहला हिस्सा किसको दिया जाता है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को। उसको देने के बाद यदि कंपनी के पास कुछ बचता है तो इक्विटी शेयर होल्डर को दिया जाता है। इसका दूसरा नाम है ऑर्डिनरी शेयर होल्डर। ठीक, तो हमें मेनली अभी क्या इशू ऑफ शेयर कर रहे हैं, इसलिए हमें क्या इक्विटी शेयर के बारे में मेनली जानना है। इक्विटी शेयर क्या होता है, सेक्शन 43A में बताया गया है कि इक्विटी शेयर वह होता है जिसमें क्या होता है, लाभांश प्रेफरेंस शेयर होल्डर के बाद प्राप्त होता है। ऐसे शेयर को इक्विटी शेयर कहा जाता है। इक्विटी शेयर को कई भागों में बांटा गया है। सबसे पहले होता है ऑथराइज कैपिटल, फिर होता है इशू कैपिटल, फिर होता है आपका सब्सक्राइब कैपिटल, फिर होता है आपका कॉल्ड अप कैपिटल, फिर होता है आपका पेड अप कैपिटल और उसका बाद अनकॉल्ड और लास्ट में रिजर्व कैपिटल। अब इसको समझने के लिए अब एक कंपनी बना लेते हैं। मान लेते हैं ABC क्या एक कंपनी है, ठीक है, जिसका टोटल शेयर मान लेते 1 लाख है। ये क्या है, 1 लाख है, ठीक है, जो इसके मेमोरेंडम में फिक्स किया हुआ है, यानी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में उसका शेयर फिक्स है 1 लाख है। ठीक है, तो ये जो 1 लाख शेयर है जो मेमोरेंडम में फिक्स किया गया है, यही आपका कहलाता है ऑथराइज्ड कैपिटल। यानी कंपनी अपने जीवन काल में 1 लाख शेयर को इशू कर सकता है, उससे ज़्यादा फिर इशू नहीं कर सकता, या करने के लिए उसको अपने मेमोरेंडम में चेंजेस करना पड़ सकता है। तो ऐसा शेयर जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में फिक्स कर दिया जाता है उसको ही होता है ऑथराइज्ड कैपिटल बोला जाता है। ठीक, तो अब मान लेते हैं ऑथराइज्ड कैपिटल कितना है, 1 लाख है। 1 लाख है। अब इस 1 लाख में मान लीजिए कंपनी ने कितना 50,000 शेयर को इशू किया है। ठीक है, तो यानी ये क्या कहलाएगा, इशू कैपिटल। कहने का मतलब कि ऑथराइज कैपिटल का वह भाग जिसे साधारण पब्लिक के लिए क्या इशू किया जाता है कि आप इसको खरीदिए, उसको बोला जाता है क्या, इशू कैपिटल कहा जाता है, यानी जो पब्लिक को सब्सक्रिप्शन के लिए भेजा जाता है। अब उसका बाद आता है सब्सक्राइब कैपिटल। सब्सक्राइब कैपिटल क्या होता है, इशू कैपिटल का एक भाग है। तो पहला क्या था, हम लोग के पास ऑथराइज कैपिटल 1 लाख था, उसमें से कंपनी ने पब्लिक को कितना 50,000 शेयर इशू किया है, जिसको हम लोग इशू कैपिटल कहते हैं। अब मान लीजिए उस 50,000 कैपिटल में से पब्लिक ने 45,000 कैपिटल को सब्सक्राइब किया है। क्या, तो सब्सक्राइब कैपिटल क्या होता है, सब्सक्राइब कैपिटल होता है आपका इशू कैपिटल का वह हिस्सा जिसे पब्लिक द्वारा ले लिया जाता है, यानी पब्लिक उसको सब्सक्राइब कर लेता है, खरीद लेता है। ऐसे शेयर को हम लोग सब्सक्राइब कैपिटल कहते हैं। अब सब्सक्राइब कैपिटल का बाद आता है आपका कॉल्ड अप कैपिटल। कॉल्ड अप कैपिटल क्या होता है, अब देखिए कंपनी कभी भी जब शेयर इशू करता है तो वो पूरा अमाउंट एक बार में चार्ज नहीं करता है, वो उसको 3 या 4 हिस्सों में चार्ज करता है। यानी सबसे पहले एप्लीकेशन मांगता है, उसके बाद आपका अलॉटमेंट मनी मांगता है, उसके बाद फर्स्ट कॉल मनी मांगता है, उसके बाद फाइनल कॉल मनी मांगता है। तो उस हिसाब से मान लेते हैं इन शेयरों का दाम कितना रहता था, 10 रुपया ईच था, यानी इसका टोटल वैल्यू जो है 20 रुपीज़ ईच है।
तो अगर इसको इंटू कर दे तो आपको मिल जाएगा इसका टोटल कैपिटल कितना है। तो अब मान लेते हैं उसने 45,000 शेयर का, यानी कंपनी ने मान लेते हैं यहाँ पे 8 रुपीज़ ही कॉल किया है। कितना? 8 रुपीज़ कॉल किया है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि सब्सक्राइब की गई कैपिटल का वह हिस्सा जिसे कंपनी द्वारा क्या मांगा जाता है, जिसे कंपनी द्वारा मांग लिया जाता है, उसको बोला जाता है आपका कॉल्ड अप कैपिटल। ठीक, उसका बाद आता है कॉल्ड अप कैपिटल के बाद आता है पेड अप कैपिटल। क्या होता है? कॉल्ड अप कैपिटल यानी मांगा गया पूंजी। अब पेड अप कैपिटल क्या होता है? अब मान लीजिए कंपनी ने 8 रुपया करके शेयर मांगा, ठीक है, कंपनी ने 8 रुपया करके शेयर मांगा, उसमें से क्या हुआ आपका यही 8 रुपया करके, जो मान लीजिए अब जनता ने क्या होगा बहुत सारा है जो आपको पूरा दे सकता है, तो होता है क्या, अब जनता ने जिस पैसा को पेड कर देता है, यानी मांगी हुई पूंजी का वह हिस्सा, मांगी गई पूंजी का वह हिस्सा जिसे कंपनी द्वारा क्या, कंपनी नहीं सॉरी शेयर होल्डर द्वारा दे दिया जाता है, यानी जिसने शेयर खरीदा वो दे दिया जाता है, तो उसको क्या बोला जाता है? पेड अप कैपिटल कहा जाता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 8 है, तो ये मांगा हुआ पूंजी है, यही क्या होगा, इसको अगर पूरा पूरी अगर ये दे दिया जाता है जनता द्वारा तो ये पेड अप कैपिटल होता है। ठीक, अब आता है क्या, अनकॉल्ड अप कैपिटल, यानी पेड अप कैपिटल का वह हिस्सा, यानी तो कॉल्ड अप कैपिटल का वह हिस्सा जिसे क्या होता है पब्लिक द्वारा अभी तक मांगा नहीं गया है, यानी टोटल वैल्यू कितना था 10 रुपया था, 10 रुपया में से कंपनी ने कितना दिया है, कंपनी ने सिर्फ 8 ही रुपया मांगा है, तो ये 2 रुपया जो होगा ये क्या होगा आपका अनकॉल्ड अप कैपिटल होगा, यानी इसे कंपनी बाद में मांगेगा या फिर जब उसकी जरूरत होगी तब मांगेगा, तो इसे क्या कहा जाता है, अनकॉल्ड अप कैपिटल कहा जाता है। इसका बाद अंतिम में आता है आपका रिजर्व कैपिटल, यानी वो क्या ऑथराइज कैपिटल का वह भाग जिसे अभी क्या कंपनी द्वारा इशू नहीं किया गया है, यानी कंपनी द्वारा अभी भी बाजार में उतारा नहीं किया गया है, ऐसे कैपिटल को कहा जाता है रिजर्व कैपिटल, यानी वो रिजर्व में है, भविष्य में जब जरूरत होगा कंपनी को वो इशू करेगा, ऐसे कैपिटल को रिजर्व कैपिटल कहते हैं। थोड़ा नोट कर लीजिए। चलिए अब टर्म ऑफ इशू ऑफ शेयर देखते हैं। टर्म ऑफ इशू ऑफ शेयर क्या होता है, यानी जब हम इस शेयर को पब्लिक के लिए इशू करते हैं तो 3 तरीके से इशू करते हैं। सबसे पहले होता है इशू एट पर, फिर होता है इशू एट ए प्रीमियम, फिर होता है इशू एट ए डिस्काउंट। चलिए इसको थोड़ा समझ लेते हैं। मान लेते हैं कोई एक शेयर है जिसका दाम टोटल वैल्यू कितना है 10 रुपया, कितना दाम है 10 रुपया है, तो अगर हम पब्लिक को 10 रुपया का शेयर 10 रुपया में ही हम इशू करते हैं, कितना 10 का शेयर हम 10 में ही इशू करते हैं, तो इसे कहा जाता है इशू एट पर, यानी जब शेयर को उसके लिखित मूल्य पे, जब शेयर को उसके लिखित मूल्य पे ही क्या इशू किया जाता है तो उसको बोला जाता है इशू एट पर कहा जाता है। ठीक है, यानी लिखित मूल्य पे। उसका बाद आता है इशू एट ए प्रीमियम, जब कोई कंपनी जिसका अच्छा रेपुटेशन होता है, ऐसे कंपनी के शेयर को सब खरीदना चाहते हैं, हर कोई लेना चाहता है, इस परिस्थिति में कंपनी क्या करता है, अपने शेयर को प्रीमियम पे इशू करता है। प्रीमियम का मतलब होता है मेरा शेयर का वैल्यू कितना था 10 रुपया था, लेकिन मैंने उस शेयर को क्या बाजार में 12 रुपया में बेचा, यानी 12 रुपया में उसको इशू किया, तो इसे क्या कहता है इशू एट ए प्रीमियम, यानी जब कंपनी अपने शेयर को उसके लिखित मूल्य पे यानी फेस वैल्यू से ज़्यादा पे इशू करता है तो उसको बोला जाता है आपका इशू एट ए प्रीमियम। यहाँ पे फेस वैल्यू कितना है 10 है, लेकिन कंपनी अपने रेपुटेशन के कारण अच्छी रिपोर्टेशन के कारण उसको लोग बहुत ज़्यादा खरीदना चाहते हैं, तो उस परिस्थिति में वो क्या प्रीमियम पे इशू कर सकता है, तो इसे कहा जाता है इशू एट ए प्रीमियम, यानी फेस वैल्यू से जब ज़्यादा में इशू होता है तो इशू एट ए प्रीमियम होता है। इसका बाद आता है इशू एट ए डिस्काउंट, यानी कुछ ऐसे कंपनी होते हैं जो नए नए बाजार में उतरते हैं, लोग उसके शेयरों को क्या खरीदना नहीं चाहते, तो उस परिस्थिति में कंपनी को क्या करना पड़ता है, अपने शेयर को लिखित मूल्य से कम मूल्य पर यानी फेस वैल्यू से कम वैल्यू में बेचना पड़ता है, ऐसे शेयरों को इशू एट ए डिस्काउंट करते हैं। जैसे आप मान लीजिए इसका फेस वैल्यू कितना था, फेस वैल्यू 10 रुपया था, लेकिन क्या कंपनी को 8 रुपया में उसको इशू करना पड़ा, कितना में 8 रुपया में, तो इस
सिचुएशन को कहा जाता है इशू एट ए डिस्काउंट। ये अभी मतलब कहने का मतलब अभी कोई कंपनी डिस्काउंट पे इशू नहीं कर सकता है। 2013 का जो कंपनी एक्ट है उसके अनुसार अभी कोई भी कंपनी डिस्काउंट पे इशू नहीं कर सकता। इसका बाद आता है सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर। सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर भी 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है मिनिमम सब्सक्रिप्शन, ओवर सब्सक्रिप्शन और अंडर सब्सक्रिप्शन होता है। तो मिनिमम सब्सक्रिप्शन क्या होता है, अब मान के चलते हैं कंपनी ने क्या वही फिर पहले वाला ही 1 लाख शेयर इशू किया है, ठीक है, 1 लाख शेयर इशू किया है। कितना, बाजार में 1 लाख पब्लिक इशू किया गया है। लेकिन क्या होता है कंपनी को क्या सिर्फ 90,000 ही उसको खरीदा है, ठीक है, कितना 90,000। तो इसको क्या बोला जाता है मिनिमम सब्सक्रिप्शन, यानी सब इशू की गए कैपिटल का कम से कम कितना 90% आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा। कितना परसेंट, 90% होता है मिनिमम सब्सक्रिप्शन। अगर इससे इसको कंपनी अगर नहीं सब्सक्राइब करवा पाता है तो उस परिस्थिति में कंपनी को रिफंड देना पड़ सकता है। इसलिए मिनिमम सब्सक्रिप्शन किसी भी शेयर का जितना भी होगा उसका 90% होता है मिनिमम सब्सक्रिप्शन। उसका बाद है ओवर सब्सक्रिप्शन। जब कंपनी का इशू करता है, जब इशू की गई शेयर, जब कंपनी मान लीजिए 1 लाख शेयर इशू किया था, लेकिन क्या सब्सक्राइब कितना हो गया 1,20,000। यानी आपके कहने का मतलब कि इशू तो किए थे 1 लाख, लेकिन कंपनी का बोले ना रेपुटेशन अच्छा था, तो कंपनी का क्या हुआ 1,20,000 लोगों ने आवेदन दिया, यानी एप्लीकेशन 1,20,000 आया है। तो इस परिस्थिति को कहा जाता है क्या, इस परिस्थिति को कहा जाता है आपको ओवर सब्सक्रिप्शन। इसका बाद आता है अंडर सब्सक्रिप्शन। अंडर सब्सक्रिप्शन क्या होता है, अंडर सब्सक्रिप्शन होता है जब कंपनी मान लीजिए 1 लाख शेयर इशू किया था, क्या 1 लाख शेयर इशू किया है, तो अगर कंपनी का 1 लाख शेयर इशू किया लेकिन कंपनी का क्या 98,000 ही उसका एप्लीकेशन आया है, कितना आया 98,000 आया है, 98,000। तो उस परिस्थिति में इसको क्या कहा जाता है अंडर सब्सक्रिप्शन कहा जाता है। यानी सिंपल लैंग्वेज में अगर कहा जाए तो मिनिमम सब्सक्रिप्शन क्या होता है, किसी शेयर का 90% होता है मिनिमम सब्सक्रिप्शन। ओवर सब्सक्रिप्शन क्या होता है, जब आप कोई शेयर इशू करते हैं उससे अधिक अगर एप्लीकेशन आता है तो वो परिस्थिति आपका ओवर सब्सक्रिप्शन कहलाता है। और जब आप इशू करते हैं उससे कम अगर उसका रिक्वायरमेंट आता है, यानी एप्लीकेशन उससे कम आता है, तो उस परिस्थिति को कहते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन कहते हैं, ठीक। अब हम लोग कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एडवांस और शेयर फॉर फ्यूचर के बारे में थोड़ा समझते हैं। देखिए कॉल्स इन एरियर क्या होता है, जब कंपनी किसी शेयर होल्डर से क्या जब उसका अमाउंट कॉल करता है यानी मांगता है और किसी कारणवश जब वो शेयर होल्डर उस अमाउंट को देने में असमर्थ रहता है यानी दे नहीं पाता है, जैसे पहले बताए थे थोड़ा कि कोई भी कंपनी होता है तो वो पैसा एक बार में नहीं मांगता है, वो कई हिस्सों में मांगता है, जैसे एप्लीकेशन में मांगता है, अलॉटमेंट में मांगता है, फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल में मांगता है। लेकिन जब कोई शेयर होल्डर मान लीजिए एप्लीकेशन तो दे देता है, अलॉटमेंट भी दे देता है, लेकिन फर्स्ट कॉल देने में असमर्थ रहता है या फिर नहीं दे पाता, तो उस परिस्थिति को हम लोग कॉल्स इन एरियर कहते हैं। यानी क्या, जब कोई शेयर होल्डर किसी कारणवश अपने बकाया रकम यानी क्या उसका जो अमाउंट जो कंपनी उसके पास पाता है, चाहे वो कॉल्स इन, चाहे वो फर्स्ट कॉल हो, चाहे अलॉटमेंट हो, चाहे फाइनल कॉल, कोई भी कॉल हो सकता है, तो वो दे नहीं पाता है, तो उस परिस्थिति को कॉल्स इन एरियर कहा जाता है। कॉल्स इन एरियर में कंपनी क्या करता है, उस व्यक्ति पे 10% इंटरेस्ट चार्ज करता है। कितना परसेंट, 10%। जाके अगर वो चाहे तो वो फिर अपना ये जो कॉल्स का जो ड्यू है उसका, वो मान लीजिए अलॉटमेंट में ड्यू है, तो फिर वो चाहता है तो उसको वो क्या अपना अलॉटमेंट का अमाउंट और प्लस आपका फर्स्ट कॉल दोनों एक साथ दे सकता है, लेकिन उसके लिए क्या होगा, उस पर 10% इंटरेस्ट भी चार्ज किया जाएगा। इसका बाद आता है कॉल्स इन एडवांस। कभी कभी कोई शेयर होल्डर क्या करता है, अपने फर्स्ट कॉल या फिर अलॉटमेंट का पैसा क्या करता है एप्लीकेशन में ही दे देता है, या फिर फर्स्ट कॉल का पैसा एप्लीकेशन में या फिर अलॉटमेंट में या किसी अन्य कॉल में दे देता है। तो उस परिस्थिति में जब वो क्या करता है, अपना एप्लीकेशन में ही अपना फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल या फिर अलॉटमेंट का पैसा दे देता है, तो इस परिस्थिति को हम लोग क्या कहते हैं, कॉल्स इन एडवांस करते हैं।
इसमें क्या होता है, कंपनी क्या करता है, उस व्यक्ति को यानी जो अमाउंट होता है उस पर 12% पर annum का हिसाब से क्या होता है, इंटरेस्ट देता है। और अंतिम में आता है आपका शेयर फॉर फीचर। शेयर फॉर फीचर क्या होता है, जैसे ये ऊपर वाला ही भाग है, कॉल्स इन एरिया, ठीक। तो जब कंपनी कोई कॉल्स इन एरिया करता है, यानी जब कोई व्यक्ति या कोई शेयर होल्डर जब वो कॉल्स देने में असमर्थ रहता है, तो कंपनी उसको क्या करता है, नोटिस देता है। 3 नोटिस देता है 14 दिन के अंतराल पे, 14 दिन का नोटिस देता है। नोटिस देने के बाद अगर वो व्यक्ति नोटिस का जवाब नहीं देता है, तो उस परिस्थिति में कंपनी को बाध्य होकर के उसके शेयर को जब्त करना पड़ता है, आहरण करना पड़ता है, जब्त करना पड़ता है। इस परिस्थिति को ही हम लोग शेयर फॉरफीचर कहते हैं। यानी कि जब कोई शेयर होल्डर किसी कारणवश अपने बकाया रकम या कॉल्स को देने में असमर्थ रहता है, तो कंपनी द्वारा उसके अंशों को या शेयरों को अधिग्रहण कर लिया जाता है, फॉरफिट कर लिया जाता है। इसे ही शेयर फॉरफीचर कहते हैं। इसका नियम जो है वो आपको टेबल F में मेंशन किया गया है, यानी कंपनी एक्ट 2013 के टेबल F में देखिएगा, तो ये आपको इसका जो नियम है, कैसे क्या होना चाहिए, क्या नोटिस देना चाहिए, वो सब उसमें आपको मेंशन मिलेगा। चलिए अब इशू ऑफ शेयर का जनरल एंट्री देख लेते हैं। सबसे पहला एंट्री है बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। यानी जब हम पहली बार शेयर को इशू करते हैं, तो जो पहला एंट्री होता है वो आपका बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। और एक बात याद रखिएगा, जब भी आप शेयर इशू करिएगा, यानी जब भी आपको सम मिलेगा, तो हमेशा जो सब्सक्राइब शेयर होगा उसी को लेके चलना पड़ेगा। दूसरा एंट्री होता है आपका, ये होता है आपका रिसीव एंट्री। इसका बाद आता है आपका जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री में है आपका इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट रिफंड इफ एनी। इसका मतलब क्या वो बताते हैं, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट एडजस्टमेंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। मतलब क्या, मान लीजिए आपने 1 लाख शेयर इशू किया, ठीक है, और उसका एप्लीकेशन मान लीजिए आप कितना 1.5 लाख आ गया है, ठीक है। तो उस परिस्थिति में आप क्या कर सकते हैं, आप तो 1 लाख इशू किए हैं, आप मैक्सिमम शेयर दे सकते हैं तो 1 ही लाख दे सकते हैं। तो बाकी जो एक्स्ट्रा आ चुका है 50,000, उसको क्या किया जाए, तो उसको या तो आप अलॉटमेंट में एडजस्ट कर सकते हैं, दूसरा आप रिफंड कर सकते हैं। तो जब हम रिफंड कर देते हैं, यानी कि हमको तो लेके चलना है 1 ही लाख, क्योंकि मेरे पास शेयर तो 1 ही लाख है, हम 1.5 लाख दे कैसे सकते हैं। तो उस परिस्थिति में हम 50,000 शेयर को रिफंड कर देते हैं, उसी का एंट्री होता है टू बैंक अकाउंट। अब मान के चलिए नहीं, हम रिफंड नहीं किए, एडजस्ट कर दिया। एडजस्ट करने का मतलब क्या, जो पैसा 50,000 का आया उसको हम या तो अलॉटमेंट में एडजस्ट कर दिए, तो अलॉटमेंट का पैसा नहीं मांगेंगे उससे, या कम मांगेंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट जब एडजस्टमेंट होता है तब, और जब रिफंड करते हैं तो टू बैंक अकाउंट, और बाकी जो पैसा होता है उसको हम ट्रांसफर कर देते हैं, 1 लाख जो भी होगा ट्रांसफर हो जाएगा। इसका बाद एंट्री होता है आपका इक्विटी, मतलब थर्ड एंट्री है आपका अलॉटमेंट का। जब आप अलॉटमेंट कॉल करते हैं तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, या इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। अब अगर मान लीजिए शेयर अच्छा है तो प्रीमियम पे भी इशू हो सकता है, तो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है ये। उसका बाद जब मान लीजिए अब हम क्या, ये ड्यू एंट्री था, रिसीव एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट इफ एनी। बोले थे अभी कि एरियर हो ही सकता है, इसमें से 1 लाख शेयर होल्डर में से हो सकता है एक शेयर होल्डर ऐसा मिले जो पैसा ही ना दे, या फिर वो दे ना पाए। तो उस परिस्थिति में कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, ठीक। इसका बाद आता है, जब अलॉटमेंट कॉल होता है तो उसका बाद आता है आपका फर्स्ट कॉल। कभी कभी आपको सवाल फर्स्ट और फाइनल कॉल एक साथ दिया रहेगा, तब एक साथ मार दीजिएगा। तो फर्स्ट कॉल का एंट्री भी सेम ही होता है, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। जब हम क्या फर्स्ट कॉल मनी ड्यू होता है तब, और जब हम रिसीव करते हैं तो बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर अगर रहा तो, ऐसा कोई बात नहीं रहेगा ही, रहा तो टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट
कॉल्स इन एरिया, ये भी अगर रहा तो कोई कोई होता है जो क्या करता है अपना पैसा एडवांस में दे देता है, तो उस परिस्थिति में हमको कॉल्स इन एडवांस का भी एंट्री मानना पड़ सकता है। इसका बाद आता है आपका इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, जब आपको फाइनल कॉल करते हैं तब टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक। और जब उसको ये ड्यू एंट्री है, जब हम उसको रिसीव करते हैं तब बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरिया अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, ठीक। इसमें भी आपका ड्यू हो सकता है, अगर रहा तो ये कॉल्स इन एरिया का एंट्री मानना है, नहीं तो नहीं मानना है, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। अब जब शेयर फॉर फ्यूचर होता है तो क्या एंट्री होता है, देखिए शेयर फॉर फ्यूचर का एंट्री होता है आपका इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, यानी जब हम शेयर को फॉर फ्यूचर करते हैं तो कैपिटल अकाउंट आपको डेबिट करना पड़ता है। कौन सा वैल्यू में, फेस वैल्यू में, या फेस वैल्यू भी हो सकता है जब आप पूरा 10 कॉल किए हैं तब, और नहीं तो आपको क्या दूसरा हो सकता है आपका कॉल्डर वैल्यू, जितना आप अगर मिडिल में फॉर फ्यूचर होता है तो जितना अमाउंट आप कॉल्ड किए हैं वही अमाउंट आप क्या उसी अमाउंट से आप शेयर फॉरफिट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपका नॉर्मली फेस वैल्यू होता है, नहीं तो कॉल्डर वैल्यू होता है। दूसरा सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट इफ फेल इन अलॉटमेंट, यहाँ पे अलॉटमेंट दिए है लेकिन हो सकता है आपका फर्स्ट कॉल में भी प्रीमियम हो, एप्लीकेशन में भी प्रीमियम हो। अगर एप्लीकेशन जहाँ पर भी प्रीमियम होगा अगर उसमें वो फेल हो गया है, एप्लीकेशन को छोड़ दीजिए, अलॉटमेंट में या फर्स्ट कॉल में प्रीमियम है लेकिन वो उस प्रीमियम को नहीं दे पाया, कॉल सिनेरियर है, तो उस स्थिति में आपको यहाँ पे सिक्योरिटी प्रीमियम लिखे हैं, आपको उसको डेबिट करना है। कौन सा, अगर कुछ है तो अलॉटमेंट में है तो अलॉटमेंट का जितना भी प्रीमियम होगा उसको डेबिट कर दीजिए, अगर फर्स्ट कॉल में है तो फर्स्ट कॉल में भी जितना हो उसको डेबिट कर दीजिए। टू कॉल सिनेरियर अकाउंट, अब कॉल सिनेरियर अकाउंट मतलब क्या, आप जितना में, अगर मान लीजिए वो अलॉटमेंट में फेल हुआ तो उसका अमाउंट भी जोड़ दीजिए, अगर मान लीजिए वो फाइनल कॉल में फेल हुआ तो उसका भी अमाउंट, दोनों को जोड़ करके आप यहाँ पे बैठा दीजिए। तो उसके बाद जो बैलेंसिंग फिगर निकलेगा यानी टोटल उसमें से जब बैलेंसिंग फिगर निकलेगा वही आपका होगा शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट। यानी इतना का जो अमाउंट है, ये जो भी अमाउंट आएगा, ये अमाउंट का मतलब क्या, इस अमाउंट को कंपनी द्वारा क्या फॉरफिट कर दिया गया यानी जब्त कर दिया गया, ठीक। तो उसका बाद आता है उसका री इशू करने का। तो री इशू दो तरीके से किया जा सकता है, या तो वो डिस्काउंट पे इशू करता है या फिर वो प्रीमियम पे इशू करता है। अगर डिस्काउंट पे इशू करता है तो आपका एंट्री बनता है बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट। अगर वो ये शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पे जो डिस्काउंट है वो एक तरह से लॉस है, तो उसका जो अमाउंट होगा वो किससे डिडक्ट किया जाएगा, शेयर फॉर फ्यूचर का जो यहाँ पे क्रेडिट हुआ था उससे डिडक्ट कर दिया जाएगा। तो शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अब लास्ट एंट्री आपका बचता है ये शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट। अब मान के चलते हैं कि हम यहाँ पे 10,000 रुपया जब्त किए थे, कितना, 10,000, ठीक है, मानते हैं 10,000 यहाँ पे जब्त किए थे, 10,000 हम यहाँ पे प्रॉफिट किए, ठीक है, और हमको डिस्काउंट के रूप में मान लेते हैं हम यहाँ पे इसको, हमको क्या डिस्काउंट के रूप में मान लेते हैं 5,000 देना पड़ेगा। कितना देना पड़ा, 5,000 देना पड़ा। तो उस परिस्थिति में अभी भी शेयर फॉर फ्यूचर का कितना अमाउंट मेरे हाथ में है, 5,000 मेरे हाथ में है, तो वो 5,000 आपको यहाँ बैठा देना है, यानी उसको क्या करना है, आपको ट्रांसफर कर देना है। किसको, किसमें, कैपिटल रिजर्व में उसको ट्रांसफर किया जाता है। इस तरह हम लोग का पूरा थ्योरी पार्ट कंप्लीट होता है। नेक्स्ट से हम लोग या फिर अगला पार्ट, वीडियो का अगला पार्ट से हम लोग इसका सम करना शुरू करेंगे। थैंक यू।